हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है आपकी CDP की कंप्लीट PYQ। जितने भी PYQ है उन सबको डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट बल्कि हर एक चीज़ को टैग वर्ड से आप कितने कम समय में सही आंसर पर पहुँच सकते हो, हर एक ट्रिक टिप्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था। जीन पियाजे का मानना था, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा और कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। तो जीन पियाजे से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे। तो अगर बात करें जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, चलिए पहला देखते हैं कि आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, जिसकी भी जो भी लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग जो आप इसे आराम से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। दूसरा है आपका पर्यावरण में निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाए, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने की बजाय जन्मजात व आपका प्रदत्त हो। आगे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया से सह निर्मित हो। अगर बात करें आपका अधिक जानकार लोग, तो ये तो आपका पियाजे से रिलेटेड नहीं है, तो फटाफट कट कीजिए, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे इन्होंने क्या कहा, अंतःक्रियाओं के माध्यम से पढ़ना बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने की बजाय, मतलब अंतःक्रिया पर इन्होंने फोकस नहीं किया बल्कि जन्मजात और आपका प्रदत्त, जन्मजात चीजें जो है आपकी गलत होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपका नेगेटिव, हटा दीजिए फटाफट। सबसे पहले है क्या है, एक दृश्य व्यवहार के परिवर्तन, आप चीजें देखकर जो है व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हो जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता। व्यवहार के परिवर्तन को आप विश्वसनीयता के साथ नहीं माप सकते। मान लीजिए आपको जीन पियाजे का कुछ भी नहीं पता था, तो अभी इसमें जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट ना पूछकर सीधा क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा आपका पॉजिटिव था, तो ये तीनों तो आपको नेगेटिव मिल गए। अब बात करें सेकंड में क्या है आपका, पर्यावरण में निष्क्रिय रूप से प्रेरित होने की बजाय, मतलब निष्क्रिय रूप से ना होकर बच्चे द्वारा निर्मित हो, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, आप पर सक्रिय हो जाएंगे। तो ये आपका पॉजिटिव था, और इस बार भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, क्योंकि लैंग्वेज इस प्रकार से घुमाएगा ना तो आपका काम खराब होने वाला है। क्योंकि यहाँ दिख गया निष्क्रिय, बच्चा इसे आंसर लगाएगा ही नहीं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आंसर नहीं समझे और आप सीधा इसे निष्क्रिय दिख गए कट कर दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। चीजें समझो, यही कॉन्सेप्ट हर बार, इसी वजह से सीटेट आपका टफ होता जा रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो गया, आंसर नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें पियाजे के सिद्धांत ज्ञान के निर्माण में बच्चों को सक्रिय भूमिका पर बल देता है। पियाजे क्या कहता है कि बच्चे जो है एक्टिव फॉर्म में होने चाहिए, तो बच्चे सक्रिय किसने कहा, पियाजे ने। एक क्वेश्चन ये बन गया। बाकी बच्चे ने ना केवल पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि सक्रिय रूप से उन्हें पता लगाते हैं। अगर आप बच्चों को इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे तो वो खुद से बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, ना सिर्फ पर्यावरण से सीखेंगे किताबों से बल्कि खुद से भी सक्रिय होकर ज्यादा सीखते हैं। साथ ही साथ अंतःक्रिया करना पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे ही क्या बताया इन्होंने, आपका स्कीमा पूछा जाए, स्कीमा किस चीज से रिलेटेड है, पियाजे। स्कीमा क्या होता है, ये विश्व का मानसिक प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मान लीजिए ये आपका यहाँ पर क्या है, माइंड है, ठीक है। इसमें आपके मम्मी पापा की पूरी, आपको सारी कह सकते हो पूरी की पूरी चीज़ें पता है, ये मेरे मम्मी पापा ये सब चीज़ें हैं। आपने 10th के आपको नंबर पता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो सीटेट, आपको पता है कब आपका एग्जाम है, आपको पता है आपने बीएड कब की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके अलग अलग एक तरीके का कॉलम कह सकते हो जो कि आपके माइंड में फिक्स है, मानसिक प्रतिनिधित्व करता है, उसे स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा क्या है, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उन्हें आपके अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करे हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका कंप्यूटर होता है, हम अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, सेम वही काम आपका स्कीमा करता है, ठीक है। स्कीमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा स्कीमा से, ठीक है। आगे है क्या, जैसे जैसे बच्चे नई स्थितियों में चुनौतियों का अनुभव करते हैं तो वो नई जानकारी सीखते हैं, नई जानकारी के अनुरूप अपनी योजनाओं में संशोधित करते, अनुकूलित बनते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ें अडेप्ट करना जान जाते हैं। यही तो चीज़ें बताई गई कि बच्चों को समाज के अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रिपेयर करो, समाज में रह पाए बच्चा। तो यही क्या है आपका यहाँ पर पियाजे ने ये सारी चीज़ें कही थी। तो पियाजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन जो आपका पेपर हुआ था जनवरी में, उसका ये पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। इस प्रकार से आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, कंप्लीट सीरीज आपकी हम ये करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किशोर अवस्था, यहाँ से भी आपका 1 या 2
यहाँ तक कि 3 भी क्वेश्चन आपके देखे गए हैं, ठीक है। एडोलसेंस के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, नोट पर, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड बताए थे, तो बस उसी को देखकर आंसर देना, कम समय में आंसर देना है, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आपको OMR भी फिल करनी होती है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे यहाँ पर क्या है, विभिन्न संस्कृति के समान एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और अनुभव करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है। चलिए आगे है, किशोर अवस्था को सामान्य तौर पर यौवन से शुरू माना जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो यौवन में परिपक्वता और प्रजनन की क्षमता ले जाती है। चलिए आगे, किशोर अवस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में विकासात्मक संक्रमण है जिससे शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, फटाफट देखिए और फटाफट आंसर बताइए, साथ के साथ कमेंट करना है और लास्ट में देखना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव टैग मिल गया, एक समान तरीके, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई भाई बहन होगा, आपसे थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा होगा, अब आपने जिस तरीके से चीज़ें पढ़ी है, समझी है, आपने जो जो खेल खेले हैं, जरूरी थोड़ी आपके भाई को भी वही चीज़ें पसंद हो, नहीं पसंद। तो इस वजह से हम एक समान तरीके यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक समान चीज़ हम यूज़ ही नहीं कर सकते, हमें विभिन्न विभिन्न चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। डाइवर्सिटी बच्चों के अंदर होती है, तो उसी के मेथड पर, उसी के टीचिंग स्टाइल को यूज़ करना है टीचर को। तो ये नेगेटिव मिल गया, तो बस आपका काम हो गया क्योंकि नोट पूछा था। तो यही नहीं होगा। आगे बात करें, किशोर अवस्था सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही है। और किशोर अवस्था जो है क्या करती है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगली बार पूछ लिया किशोर अवस्था के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से एक उठाकर दे देगा। सेम ही चीज़ें है, लिमिटेड आपका सिलेबस है, कोई नई चीज़ें आपकी नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किशोर अवस्था को सामान्य तौर पर यौवन से शुरू माना जाता है, ठीक है। और वह प्रक्रिया जो यौवन से परिपक्वता की ओर और प्रजनन की क्षमता को बढ़ाती है, की ओर लेकर जाती है। बहुत ही बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ऐसे आपकी बाल्यावस्था तथा वयस्कता के बीच में जो है विकासात्मक संक्रमण है, दोनों को बीच में जो है जोड़ता है, ठीक है। किसी चाइल्डहुड को और आपका अडल्टहुड, ठीक है, इन दोनों को जो है जोड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या है, इसमें आपका शारीरिक, आपका फिजिकल, कोग्निटिव और साइकोलॉजी तीनों ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया, एक बार इसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको समझाई दी क्या है। किशोर अवस्था एक सामाजिक संरचना है, जीवन के विशेष चरणों को परिभाषित करने के लिए समाज द्वारा बनाई गई एक श्रेणी है, ठीक है। क्योंकि जीवन के अलग अलग चरण होते हैं, बचपन का अलग, आपका जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग, हर एक चीज़ को डिवाइड किया गया है। आपकी स्टेज जो है डिवाइड की गई है विकास की, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किशोर अवस्था एक जटिल तथा बहुआयामी है, ठीक है। वहाँ पर एक समान दिया, इस वजह से नेगेटिव था। तो बहुआयामी है जो जैविक और सामाजिक दोनों कारकों को प्रभावित करती है। चीज़ें समझ में आई। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है निम्न में से कौन सा एक निपुणता, लक्ष्य, अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला है आपका यहाँ पर कि अपमान के डर से असफलता या सजा के बचने पर ध्यान देना, ठीक है। फोकस करना, जो भी आपकी अवॉइडिंग फेलियर है, पनिशमेंट है, फेयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, ठीक है। फटाफट बताने, निपुणता, ठीक है। गोल ओरिएंटेड चीज़ें पूछिए, ठीक है। मिस्ट्री गोल ओरिएंटेड चीज़ें पूछिए, कौन सा होगा इसमें। तो अगर बात करें अपमान के कारण डर से बचाना है तो नेगेटिव है, कट कीजिए। आगे है क्या, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। क्या करना, आपको कंपटीशन करना, चीज़ें गलत है, कट कीजिए तुरंत के तुरंत। आगे है किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने के लिए फोकस टू इम्प्रूव करना बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, तो ये हो सकता है। चलिए एक बार लास्ट देख लेते हैं। बाहरी पुरस्कार को उच्च ग्रेड कहीं पर मिल जाए, नंबर पर हमें फोकस करना ही नहीं है, तो फिर आंसर कैसे हो जाएगा। वैसे भी आपका गोल ओरिएंटेड पूछा है, मिस्ट्री, ठीक है, निपुणता, लक्ष्य, अभिन्यास, तो इसमें डी भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगर बात करें आपका लक्ष्य अभिविन्यास में निपुणता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कौशल तथा कार्य को समझने पर फोकस करना है, क्योंकि हमें निपुण बनाना है, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपका जो स्किल है उसे डेवलप करना है। तो हमें क्या करना होगा, कौशल कार्य समझ इन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा आपका एक चीज़ें पूछी जाती है वो है आपका प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास, ये इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति मुख्य रूप से अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने तथा दूसरों से बेहतर बनने के ऊपर फोकस करता है। तो दोनों में डिफरेंस समझिए, एक में क्या है, एक में हमें खुद की निपुणता को आपका निखारना है, ठीक है, खुद को, जैसे कि आपको कोई चीज़ें नहीं आती तो आपको उसी में इम्प्रूवमेंट करना, उसे निखारना है। वहीं अगर बात करें प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास, इसमें क्या करोगे, आप इसमें दूसरे लोगों से बहुत बेहतर करने की चीज़ें दिखाओगे, उन्हें प्रदर्शित करोगे कि हाँ मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। और ये जो है अधिगम विकास करने की बजाय किस पर फोकस करता है, उच्च ग्रेड या स्थिति प्राप्त करने के ध्यान पर केंद्रित है। अब देखो कितना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए, इस बार आपसे इससे पूछ लेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमें तो पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव, लेकिन पता ही नहीं प्रदर्शन क्या है, ठीक है, प्रदर्शन लक्ष्य क्या है। तो ये चीज़ें समझो, ठीक है, आगे समझे। इसमें क्या है, श्रेष्ठता सिद्ध करना, ठीक है, बहुत ही कठिन लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। चलिए, ये दोनों चीज़ें समझ में आई। पूरी PDF ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसे क्लास को कंप्लीट करने के बाद एक बार दोबारा से आप इसके एक्सप्लेन जो मैंने दी है इन सबको जरूर चेक कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, प्रोग्रेसिव आपका एजुकेशन पर पूछा है, टीचर की सबसे अच्छी भूमिका कौन सा वर्णन करता है। तो देखिए कौन सा है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने को देता है और उनके अधिगम में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है, किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो ये तो चीज़ें गलत है, अगर टीचर ही नहीं बताएगा आपको तो बच्चा कुछ भी करे जा रहा है, तो ये तो गलत चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और आपका प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। चलिए, प्राथमिक नहीं होता टीचर कभी भी, ठीक है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है। क्या कर रहा है, विविध मतलब पॉजिटिव पॉइंट, और पॉजिटिव ही पूछा है। और क्या कर रहा है, आवश्यकता पड़ने पर मचान भी प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, अच्छी चीज़ें दे दी कि बच्चों को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन टीचर हेल्प भी नहीं करेगा, पहले ऑप्शन में ये कहना चाह रहा है। और तीसरे में क्या कहना चाह रहा है कि बच्चों जो काम कर रहा है उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है उसमें टीचर जो है हेल्प करेगा, कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो टीचर उनके साथ रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का आपका कड़ाई से पालन करना, मतलब बहुत ही कठोरता से। तो ये तो नेगेटिव चीज़ है, कट कीजिए। तो एक मात्र मिल गया ना, तो टीचर प्राथमिक होता है, प्राइमरी सोर्सेज टीचर नहीं है, ऐसे आपका इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना, टीचर को इतना कठोर नहीं बनना। ऐसे आपका यहाँ पर क्या गलत हो गया कि टीचर इंटरफेयर ही नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। तो सीधा क्या मिल गया, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट प्रगतिशील शिक्षा को समझते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम आपका प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ठीक है, ये तो चीज़ आपने समझ ली कि हम क्या करेंगे, विविध सामग्री प्रदान करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर हेल्प भी देंगे। ऐसे आपका प्रगतिशील में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील एक ऐसे वातावरण बनाने में विश्वास रखता है। प्रगतिशील क्या है, शिक्षा ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ पर छात्र को जरूरत पड़ने पर टीचर जो है हेल्प करेगा। हम प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं, ना कि उन्हें नीचे लेकर आ रहे हैं। प्रगति मतलब बच्चा कुछ कर रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ी हेल्प करेंगे और उसे बढ़ाएंगे, और थोड़ी हेल्प करेंगे उसे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से क्या प्रगति बच्चे की होगी, प्रोग्रेसिव कर रहा है वो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जीन पियाजे, देखो आपका पहला क्वेश्चन भी जीन पियाजे से, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया था। तो अभी तक हमने कुछ ही क्वेश्चन किए, उसमें दूसरा जीन पियाजे आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही आपके कॉन्सेप्ट रिपीटेड होंगे, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो जो मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ इन्हें अच्छे से फॉलो कर लीजिए। CDP में कभी भी मार नहीं खाने वाले, क्योंकि ना सिर्फ हम PYQ कर रहे हैं बल्कि कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से समझ रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे जीन पियाजे। यहाँ पर क्या पूछा है, आपका ये नया ट्रेंड चला है जिसमें कि फिलअप पूछा जाता है। ना सिर्फ आपका CTET, बाकी अदर एग्जाम में भी ये चीज़ें न्यू ऐड की जा रही है, ठीक है। और ये चीज़ें ऑफलाइन में ज़्यादा आने लगी। इसमें क्या है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने के लिए, कहाँ पर, चिन्हों का, ठीक है, साइन का, ठीक है, सिंबल का प्रयोग करने के लिए जो है क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता है के खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है, ठीक है। ये आपसे पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कोई चिन्ह का प्रयोग कर रहा है बच्चे, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, वो कोई अज्ञात है जिसके बारे में नहीं पता, उस चीज़ को ढूंढने में जो है ध्यान लगा पा रहा है, उसके विकसित की कर पाया है
और साथ ही साथ जो है बच्चा क्या सीखने में सक्षम बनाता है। ये 2 पूछे यहाँ पर आपको, यहाँ पर इनमें से कोई से लगाना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता, ठीक है। आगे बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद आपका सेम है लेकिन यहाँ पर बीजगणित है और गणना, और यहाँ पर संरक्षण और क्रमबद्धता। ऐसे आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, बीजगणित और गणना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ फॉर्मर। आपका यहाँ पर ऑपरेशनल अवस्था की बात की गई है, स्टेज की बात की है। फॉर्मल क्यों, क्योंकि चीज़ें अज्ञात है, बच्चा अपने पास से जो है चीज़ें ऐड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो और दूसरा इसमें क्या बताया, किसकी अंक के लिए, ठीक है। अंक किस में यूज़ होता है, आपका बीजगणित में, सिंपल सी बात है। और क्या कर रहा है वो, विद्यार्थियों के अंदर गणना की सीखने की क्षमता को विकसित कर रहा है, क्योंकि जब उसे अज्ञात नंबर का नहीं पता, उस चीज़ का पता लगा है, तो वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, उसकी गणना में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, उसकी कैलकुलेशन में। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, फॉर्मल, ऑपरेशनल, स्टेज प्लस आपका अलजेब्रा एंड आपका कैलकुलेशन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। फटाफट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर बात करें इस स्तर पर किशोर और वयस्क अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, क्या है, सोच सकते हैं, और काल्पनिक समस्याओं को भी तर्क कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें वो कल्पना कर पा रहे हैं उनके बेस पर भी जो है तर्क रख सकते हैं, अपना लॉजिक रख सकते हैं। नई क्षमता जो है बीज गणित और आपका यहाँ पर आकलन जैसे गणित में, ठीक है, कला जैसे गणित के जटिल क्षेत्रों में जो है सीखने को रेखांकित करता है। जैसे बीज गणित है तो उसमें क्या चाहिए, आपका लॉजिक चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो, लॉजिक आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपका यहाँ पर बीज गणित में क्या होता है, आपका समीकरणों तथा सूत्रों में संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, अक्षरों प्रतीकों का उपयोग करना सब किस में आता है, बीज गणित में। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या है आपका, टू किल ए, आपका यहाँ पर क्या है, मिंकबार्ड का नायक कौन है, यहाँ पर उपन्यास का कथनांक क्या है, ठीक है। उपन्यास का विषय का, ये आपका एक उपन्यास है, इसमें पूछा है कि इसमें नायक कौन सा है, इसके उपन्यास का आपका कथांक कौन सा है, इसमें पूछा आपका विषय कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, थीम कौन सी है, इसमें पूछा उपयोग कैसे करोगे। तो देखो इसमें आपसे पूछा है विश्लेषण के लिए, एनालाइज बच्चा कर पाए इन्फॉर्मेशन को। मान लीजिए नायक कौन है, हमने बता दिया भाई, कोई भी नोबल का हमने मान लिया राम है, ठीक है। कथनांक क्या है हमने पढ़ा, हमने उसके बेस पर कथांक बता दिया, ठीक है। इसकी थीम क्या, हमने थीम बता दी, ये वाली इसकी थीम है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या उपयोग कैसे करते हैं, तो इसमें हम एक आंसर में जवाब नहीं देने वाले। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 2 होते हैं आपके, एक क्लोज एंडेड, ठीक है, एक आपका होता है ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड में क्या होती है आपके यहाँ पर, आपकी क्लोज एंडेड में क्या होगा कि चीज़ें का सिर्फ एक आंसर बताया, काम खत्म, ठीक है। और आपका यहाँ पर ओपन एंडेड मतलब आपके डाइवर्जन, ठीक है। डाइवर्जन मतलब बहुत सारी चीज़ें, डाइवर्ट होना मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ओपन एंडेड चीज़ें यहाँ पर आपकी पूछी है। तो एकमात्र आपका यहाँ पर एग्जाम्पल था, वो था आपका यहाँ पर फोर्थ। इसमें क्या हम ये बता रहे हैं कि उपयोग कैसे करते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, इसमें एक तरीके का सोल्यूशन, अपनी अलग थिंकिंग बता रहे हैं, इसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को डेवलप कर पा रहे हैं। और यहाँ पर यही बताया कि बच्चों की जो जानकारी है, मान लीजिए बच्चों ने, सभी ने पढ़ लिया चैप्टर, ठीक है, ये नोबल बच्चों ने पढ़ा, तो इसमें सब बच्चे अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे ना, चीज़ें पढ़ ली, वो अलग अलग तरीके से अपना प्रतीकवाद जो है यूज़ करके दिखा रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे आपका। तो अगर बात करें, इसे समझे थोड़ा, तो इसमें क्या है, यह पर्सन छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने के लिए आवश्यकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। 4 ऑप्शन थे इसमें, चारों में सबसे बेस्ट क्या था आपका, फोर्थ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, यह उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रेरित करता है कि लेखक का प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करे, जिससे कि उपन्यास के साहित्यिक तत्वों तथा उसके महत्व, ठीक है, उसके महत्व का गहन समझ जो है विकसित हो सके। तो चीज़ें समझ में आई। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पर आपका अभिकथन और आपका कारण, ठीक है, रीज़न, ये सारी चीज़ें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसी वजह से सीटेट का लेवल आपका हाई हुआ है। पहले क्या होता था, लिमिटेड आपका क्या है सिलेबस, अब भी सिलेबस सेम है, लेकिन उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे। अब आपकी थिंकिंग बेस पे आप किस प्रकार से टैकल करोगे, चीज़ें सबने पढ़ी है लेकिन ये चीज़ें नहीं कर पाते, तो वही है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। आपने कितना पढ़ा इस चीज़ पर कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करोगे उसका जो है आपका मेन फोकस रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं। अगर बात करें छात्रों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और स्कूल में बने रहने के लिए अधिक संभावना है यदि
उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव है, वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा प्रदर्शन तभी करेंगे छात्र जब उन्हें लगे कि हाँ भाई हमारी भी वैल्यू, मतलब ये चीज़ें जो है बच्चों के अंदर होती है। ठीक है, ये हमें सही लगा। तो ये क्या है, भावनाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन्होंने कारण क्या दिया, ये सब बच्चों के अंदर इसलिए है क्योंकि उनके अंदर इमोशन है। इमोशन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है लर्निंग में। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सही लगी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों गलत तो है नहीं। ठीक है, आर भी हमें सही लगा। अब ये देखना वाक्य करता है या नहीं। तो अब इसमें क्या कर लो, क्योंकि लगा के देख लो। क्या लगा के देख लो, क्योंकि। अगर आपने क्योंकि लगा के दोनों मैच हो रहे हैं तो आंसर आपका हो जाएगा ए, वो सेकंड, वरना आपका थर्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। भावनाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने, स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव है। तो बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो क्या हो गया आपका सेकंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आपका आंसर नंबर क्या था, सेकंड बिल्कुल सही है। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेक कर लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका यहाँ पर इसने पूछा है पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस चीज़ की बात करें कि भाई जो आपकी बुक्स हो गई, जो आपके आर्टिकल्स हो गए, आपकी मीडिया होगी, वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है आपका जेंडर में। ठीक है, तो जेंडर आपका यहाँ पर जेंडर रिप्रेजेंट करने में किस प्रकार से रोल प्ले कर रही है, वो चीज़ें पूछा है। इसमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें लिंग भूमिका की, आपका नम्यता के हतोत्साहित करना, हतोत्साहित है कट कर दीजिए। ठीक है, डिस्करेज कर रही है, डिस्करेज नहीं करना हमें तो बिल्कुल करेज करना है। दोनों आपके जेंडर को एक साथ लेकर चलना है, इक्वालिटी देनी है। तो ये तो गलत है, चलिए हटाइए। अब लिंग स्थिरता को मजबूत करने, ठीक है, ये भी गलत है कि हम बिल्कुल स्थिर हो जाए, वो चीज़ें गलत है। हमें कंटिन्यू, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हमें ऐसे नहीं स्थिरता, मान लीजिए पहले क्या होता है महिलाएं खाना बनाएं, अब बिल्कुल इस चीज़ पर फिक्स कर दो कि पुरुष ही खाना बनाएंगे, तो भाई ये भी भेदभाव हो गया, ये भी गलत है। तो स्थिरता नहीं होनी चाहिए, तो हटाओ। ठीक है, लिंग पहचान को मजबूत बनाने में हमें ऐसा नहीं कि पुरुषों को बहुत ही आगे लेकर चलना है या महिलाओं को अब आगे लेकर चलना है, बिल्कुल दोनों को इक्वल, तो ये चीज़ें गलत है। तो क्या है, लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने में हमें हेल्प करेगी। किसमें करेगी, लिंग रूढ़िवादिता में प्रश्न उठाने में, कि किस प्रकार से जो है आपका जेंडर स्टेरियोटाइप किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, क्या सारी चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपका बुक्स होगी, मीडिया होगी, क्या रोल प्ले कर रहा है। तो किस में आपका यहाँ पर जेंडर स्टेरियोटाइप में क्वेश्चनिंग करने में हेल्प करता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगर समझे इसे हम, लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाकर हम एक या एक से अधिक समावेशी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, समावेशी का कॉन्सेप्ट न्याय संगत समाज बनाने में हेल्प करेंगे। हम मीडिया को बताएंगे भाई इस प्रकार से सबको इक्वल लेकर चलो। आप अगर दिखा रहे हो कि पुरुष खाना बना रहा है, तो आप महिलाओं को भी दिखाओ, महिलाएं भी खाना बना सकती है। अगर पुरुष काम कर रहा है तो आप महिलाओं को दिखाओ कि महिलाएं भी काम कर सकती है। तो बुक में, मीडिया में इन दोनों चीज़ों का हमें समावेश लेकर आना है। उदाहरण के लिए आप सभी देखते हो कि पाठ्य पुस्तक या मीडिया में क्या होता है, घरेलू काम महिलाएं करेगी, उसकी भूमिका के चित्र। लेकिन अब आपके एनसीईआरटी ने भी इस चीज़ को चेंज किया है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई कुकिंग की कोई आपकी फ़ोटो है तो उसमें महिलाएं बनाती दिखेगी। लेकिन अब इस चीज़ को आपका एनसीईआरटी, मीडिया, बुक्स, हर एक चीज़ जो है इस चीज़ को कम कर रही है, जिससे क्या हो, समावेश और न्याय संगत समाज बन सके। ठीक है, ये आपका पूरा एग्जाम्पल है, आप इसे पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक। अब क्या बताना है आपको, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखना इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं, यही आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब मैंने कोई चीज़ें 2 मिनट में सीख ली, जरूरी नहीं है कि आप उसे 3 मिनट में, आप उसे 1 मिनट में भी सीख सकते हो। तो बहुत ऐसी चीज़ें है कि आप में, मुझ में, सभी में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सभी शिक्षार्थियों में आपका यहाँ पर सभी शिक्षार्थियों के लिए एक नगण्य और आपका समान पाठ्यक्रम लागू करना। ठीक है, आपका क्या कर दो, यहाँ पर सभी के लिए यूनिफॉर्म कर दो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। ठीक है, विभिन्नताओं को असमान और एक ही प्रकार की कमी के रूप में, ये कमी नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आए हो। क्या पढ़ते हो कि भारत जो है विभिन्नताओं में क्या है, एकता है। तो ये क्या हम पॉजिटिव वे में लेके आते हैं, तो नेगेटिव है, तुरंत कट कीजिए। और ये भी क्या है, समान पाठ्यक्रम सबको लागू नहीं कर सकते, हटाइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उदासीन बना रहे हो, तो उदासीन गलत है।
बिल्कुल कट कीजिए तो सीधा बिना पढ़े आपका फोर्थ आंसर जो है आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, अगर ऑप्शन के साथ खेल गए ना तो आराम से सीटेट पास है, इतना टफ एग्जाम नहीं है, बस क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। ठीक है, अब मानिए अब इसे देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में कहा क्या था। भिन्नताओं के मानवता विभिन्नता को प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना बहुत ही अच्छा है। क्या करें हम, डायरेक्ट इसे क्या मान रहे हैं कि डायरेक्ट चीजें हैं, डायरेक्ट विशेषता मान रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, विभिन्नताओं को मानव विविधता का एक रूप प्रदर्शित करती है, तो बहुत पॉजिटिव चीजें थी, फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर बात करें, इस अर्थ का यह पहचानना होता है कि प्रत्येक छात्र अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब सभी बेस्ट है, सब अपने अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ये थिंकिंग टीचर को लेकर चलनी होती है। उनकी क्षमताएं और कमजोरियां, अब मान लीजिए आप किसी चीज में अच्छे हो, मान लीजिए मैथ आपका बहुत अच्छा है, सीडीपी आपको समझ नहीं आती, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसे सीडीपी समझ में आ रही है, किसी को मैथ समझ नहीं आता, ये क्या है, क्षमताएं है, कमजोरी है, ऐसी बच्चों के अंदर है। शिक्षकों को सभी छात्रों को एक ही तरीके से या एक ही गति से सीखने के लिए बाध्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने टू का टेबल बच्चों को कहा कि भाई सुनाओ, तो कोई बच्चा उसे 5 ही मिनट में कर लेगा और कोई बच्चा उसे 5 दिन में भी याद नहीं करके देगा, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। उसमें क्या है, वो आप उस चीज़ पर बाध्य नहीं कर सकते कि तुम भी अभी सुनाओ। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे ने 5 मिनट में पढ़ा, 5 मिनट में सुना है, तो आप भी याद करके 5 मिनट में नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेकर आपको बाध्य करने का प्रयास नहीं करना, बल्कि क्या करोगे, इसके बजाय प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। आप क्या करोगे, और उस बच्चे को टू का टेबल याद नहीं हो रहा तो आप उसे बार बार रिकॉल कराओगे, बार बार खुद पढ़ के बताओगे, तो उससे बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो यही आपको शिक्षण विधि को अपनाना है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है प्रगतिशील शिक्षा में आकलन। देखो सेम ही चीजें है, सेकंड आपका आ गया। ठीक है, प्रोग्रेसिव आपका यहाँ पर आ गया, प्रोग्रेसिव आपका क्लासरूम, सेम आपका टॉपिक है, उसका दूसरा क्वेश्चन। ये आपका ही सीटेट का पेपर है, कोई नए क्वेश्चन मैं अपने पास से लेकर नहीं आई। आप भी इसी चीज़ में फोकस करो, जितने ज़्यादा पीवाईक्यू आप मेरे साथ सोल्व करोगे उतना पेपर में आपको हेल्प मिलने वाली है। इस बार सिलेक्शन पक्का है, लेकिन पढ़ना इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, सिर्फ ऑप्शन के ऊपर काम करना सीख जाओ। कॉन्सेप्ट आता है, टॉपिक आता है, नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्रोग्रेसिव पूछा है। सबसे पहले क्या, मानक संदर्भित करता है। प्रगतिशील क्या है, चीज़ें हम बढ़ाकर अच्छी पॉजिटिव तरीके, लेकिन मानक संदर्भित आपने कर दिया बस कि बच्चों सभी बच्चों को जो है 100 नंबर ही लाने हैं, तो मानक नहीं कर सकते, इससे प्रोग्रेस नहीं होती, हटा दीजिए। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण होता है। चलिए उद्देश्यपूर्ण होता तो है, चलिए आगे देखते हैं। योगात्मक होता है आपका। समेटिव, समेटिव क्या हो जाएगा आपका, एंड होने पर जजमेंट के लिए होता है, तो जजमेंट करने के लिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं बनाते। तो क्या हो जाएगा, गतिशील है, डायनेमिक है। ठीक है, क्या होता है प्रोग्रेसिव में, चीज़ें चलती रहती है, गतिशील है, बढ़ती रहती है, यही आपका क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट है। ठीक है, याद रखना क्या होता है, ये आपका गतिशील होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बच्चे इसमें लगा के आए थे आपके लगभग 80% बच्चे इसमें उद्देश्यपूर्ण लगा के आए थे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन नहीं, क्या पूछे, प्रोग्रेसिव हमेशा गतिशील होता है, तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए प्रोग्रेसिव कक्षा को समझते क्या होता है। इसका आकलन जो है गतिशील होता है, जिसका अर्थ होता है छात्रों के आवश्यकताओं के प्रति सतत व उत्तरदायी होना। जो भी नीड है स्टूडेंट की, उसके ऊपर टीचर को क्या करना, उसके हेल्प करना, सतत मतलब कंटिन्यूअस जो है उसके ऊपर उत्तरदायी होता है। आगे बात करेंगे, इसमें क्या होता है, छात्र अधिगम के बारे में जानकारी एकत्र करने तथा शिक्षक विभिन्न अधिगमों, ठीक है, विभिन्न आकलन विधियों का प्रयोग करता है, जैसे कि अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे आपका पोर्टफोलियो करता है, आपका आत्म प्रतिबिंब का प्रयोग करता है। पोर्टफोलियो बताया था इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो लाइक आपका सीवी। ठीक है, कहीं जॉब के लिए जाते हो सीवी तैयार करते हो, ऐसे आपका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में क्या होगा, बच्चों की सारी अचीवमेंट, आउटकम, सब हर एक चीज़ जो है बच्चों की पोर्टफोलियो में होती है। इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, किस फील्ड में कमज़ोर है, क्या पढ़ना जानता है, कहाँ पर उसकी अचीवमेंट हुई है, क्या उपलब्धि प्राप्त की है उसने पूरी साल। तो यही आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, अलग से एक क्वेश्चन पोर्टफोलियो का आता है। आगे बात करेंगे आपका, अगर इसके विपरीत पूछा जाए, देखो यहाँ पर क्या था, प्रगतिशील शिक्षा, समझ में आ गई कि हम इसमें गतिशील है, चीज़ें अच्छे से बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन सब नीड का अकॉर्डिंग होता है। वहीं इसका अपोजिट होता है एक मानक आकलन। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा मानक आकलन क्या होता है। इसमें क्या होता है, छात्र एक दूसरे की तुलना करने पर आधारित है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण आकलन व पूर्व निर्धारित मापदंडों पर आधारित है। अब आपका यहाँ क्या मिला था, आपका यहाँ पर मिला था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या मिला था आपका यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव मिला था। ऑब्जेक्टिव किसके लिए होता है, आपका मानक आकलन के लिए। ठीक है, मानक आकलन के लिए कैसे, मानक आकलन में क्या होता है, चीज़ें पहले से ही फिक्स होती है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है इसमें सीटेट।
सीटेट का क्या उद्देश्य है कि 90 नंबर पर ही पास होगा। तो ये क्या मानक जो है पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो मानक आकलन याद रखना है, एक दूसरे की छात्रों की तुलना करता है, ठीक है। एक आपका परसेंटाइल होता है, इससे क्या पता लगता है कि कितने बच्चे पीछे है, इस बच्चे का से कौन टॉपर है। तो इस टाइप का परसेंटाइल भी क्या करता है, मानक आकलन पर निर्धारित है। पहले से ही चीज़ें फिक्स होगी। योगात्मक आकलन जो आपका एंड ऑफ आपका करिकुलम होता है, वो ही आपका क्या होता है, मानक आकलन। क्योंकि जब आपका एंड होगा, आपका समेटिव इवोल्यूशन होता है, तो इसी में पता लगता है कि हाँ बच्चे के 90 नंबर हैं, इस पर उसका पास हो गया। तो यही सारी चीज़ें आपके यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो ये आज के हमने आपके टॉप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके हर कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। आपको अलग से कोई डाउट है सीटेट को रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कंप्लीट आपके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और इस बार जो है आपका सीटेट पास, ठीक है। तो चलिए।